ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। बच्चे अभी हम फोर्थ यूनिट पढ़ रहे हैं एंड दैट यूनिट डिपेंड्स एंड डॉट दैट यूनिट इज टोटली रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन सेट। हमारे जो 8051 में इंस्ट्रक्शन सेट हैं, ये यूनिट उस पर डिपेंड है। एम आई ऑडिबल? या ओके। तो हम जो बात कर रहे थे, हमने अभी तक 3 लेक्चर देख चुके हैं, 3 वीडियो इस यूनिट पर हो चुके हैं, जिसमें कि हमने बात की थी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, हमें क्यों प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है ना। हमारे पूरी बात इस पर हो चुकी है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब हम इसमें इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें तो हमने 2 तरह के इंस्ट्रक्शन देख लिए हैं। हमारे पास टोटल 5 तरह के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, अगर हम बात करें 5 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आपके सामने है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन और बुलियन इंस्ट्रक्शन। देयर आर 5 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। 5 तरह के इंस्ट्रक्शन हमारे पास होते हैं। इनमें से हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन देख लिए हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का भी हाफ पार्ट देखा है, हाफ हमें देखना है और बाकी इंस्ट्रक्शन हमें अभी देखने बाकी हैं। आप अभी क्या देख रहे हो कि टोटल जो हमारे इंस्ट्रक्शन है 8051 के, उनमें से इंस्ट्रक्शन को हमने कैटेगरी डिवाइड किया हुआ है, टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तरह के इंस्ट्रक्शन एक कैटेगरी में, डेटा ट्रांसफर पूरा डेटा को ट्रांसफर करने से रिलेटेड है। आपको मैं बता चुका हूं, जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना हो, व्हेन वी वांट टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस मतलब डेटा रजिस्टर में हो, आपके इंटरनल रैम में हो, आपको डेटा एक्सटर्नल रैम में ट्रांसफर करना हो, एक्सटर्नल रैम से इंटरनल रैम में लाना हो, है ना, आपको डेटा इंटरनल रैम के अंदर ट्रांसफर करना हो, SFR GA, है ना, जनरल पर्पस रजिस्टर GPR। तो ये सब हम देख चुके हैं बड़े डिटेल में, वीडियो नंबर 1 और 2 में। आपको अगर नहीं पता है तो वो वीडियो देखें। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हमने बड़े डिटेल में देखा हुआ है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में 3 तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, मूव, पुश एंड पॉप एंड एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, देख चुके हैं। दूसरा है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की हम बात करें, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो हमने ये लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब जो हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं सर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और एक और होता है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है और हर एक ऑपरेशन को करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। बात समझ में आई? ऐसे ही आगे सब में पढ़ना है। आप जो करना चाहते हो, जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाना चाहते हो 8051 से, जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हो, उस ऑपरेशन के लिए, उस टास्क के लिए 8051 के पास एक इंस्ट्रक्शन होगा। क्या समझ में आया कि आप जो इंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो उसके लिए यहां पर एक इंस्ट्रक्शन होगा? ठीक है सर, समझ गए। अब हम अगली बात करें अगर हम अगली बात करें, ध्यान से देखें कि यहां पर जो इंस्ट्रक्शन है, वहां अगर हम बात करें, ये हमारे अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, हम देख चुके हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और डेसिमल एडजस्ट, ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास हैं। अब जरा सा हम बात करें, ध्यान से देखें, 1 मिनट। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास जो एडिशन इंस्ट्रक्शन है वो हम देख चुके हैं। नाउ वी विल सी द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन। अब हम और इंस्ट्रक्शन देखते हैं। हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट के, अर्थमेटिक जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसके हमने कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देख लिए हैं? एडिशन इंस्ट्रक्शन देखे हैं,
यहां तक आप कल पढ़ चुके हो, मतलब लास्ट क्लास में यहां तक आप पढ़ चुके हो। एडिशन इंस्ट्रक्शन पूरा आप सिंटेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ हम देख चुके हैं यहां तक। अब हम इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं, डेट इज द सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो कुल मिला के एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और जो हमारा एक और बच गया डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और एक और ऑपरेशन है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। ये सभी ऑपरेशन है। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, हर एक ऑपरेशन को करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन लगता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है, आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब आपके सब्ट्रैक्ट जो करना है वो इंस्ट्रक्शन दो कैटेगरी में है। दो कैटेगरी में है मतलब देखें, एक जैसे कि एडिशन था, एडिशन नॉर्मल और एडिशन विथ कैरी, याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। एडिशन इंस्ट्रक्शन जो था, एक तो आप डायरेक्ट दो नंबर का एडिशन करोगे और एक ऐड करोगे विथ कैरी करोगे, याद है कि नहीं है। तो वहां पर सिंपल एडिशन के लिए आप ADD ऑपकोड यूज कर रहे थे और ऐड विथ कैरी के लिए ADDC यूज कर रहे थे। क्या मेरी बात याद आ रही है? जब आप एडिशन विथ कैरी कर रहे थे तो आपका ऑपकोड था ADD विथ C। इज इट क्लियर? ये लिखा हुआ है ऐड विथ कैरी। जब आप ऐड विथ कैरी कर रहे थे तो यहां पे C आपका आ गया था और यहां पर C नहीं था। इज इट क्लियर? तो क्या समझ में आया कि आपको एडिशन जिस तरह से किया वैसे ही सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट विथ बोरो, समझ में आया? आपको दो तरह का सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे एडिशन दो तरह का होगा, एक तो नॉर्मल एडिशन और एडिशन विथ कैरी। ऐसे सब्ट्रैक्ट सिंपल दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट करो बोरो के साथ। बोरो या कैरी एक ही बात है। कभी आपको लिखा जाएगा सब्ट्रैक्ट विथ कैरी, सब्ट्रैक्शन में कैरी की बात नहीं करते हैं, बोरो की बात करते हैं। तो कभी कभी कैरी भी बोल देते हैं, कभी कुछ बुक में लिखा रहता है, तो कोई बात नहीं। सब्ट्रैक्ट विथ कैरी या विथ बोरो एक ही बात है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि एडिशन विथ कैरी और सिंपल एडिशन में दोनों के ऑपकोड अलग थे। ऑपकोड मतलब ये जो होता है ना, ये ऑपकोड होता है। मैं आपको बता चुका हूं कम से कम 10 बार। ये जो इंस्ट्रक्शन के सबसे पहले लिखा रहता है दिस इज द ऑपकोड। अब दोनों के ऑपकोड अलग है। इसमें सिंपल ADD है, इसमें C अलग है। किसमें? जब आप एडिशन विथ कैरी कर रहे हो। बट यहां पर सब्ट्रैक्ट करते समय आप चाहे सब्ट्रैक्ट करो कैरी के साथ या सिंपल सब्ट्रैक्ट करो, आपका जो ऑपकोड है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा सर, हाँ जी। आप चाहे बोरो के साथ सब्ट्रैक्ट करो या कैरी के साथ, एक ही बात है ना। मैं बोरो बोल देता हूं, कभी कभी बुक में कैरी लिखा रहता है। तो आप सब्ट्रैक्ट करो बोरो के साथ या कैरी के साथ या सिंपल सब्ट्रैक्ट करो, ऑपकोड SUBB होगा। एक बात और जो आपको पता है पर मैं फिर एक बार याद दिला दूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी ये ऑपरेशन हैं सभी दो नंबर्स के बीच में होते हैं। एक नंबर आपका बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर का मान के चलते हैं, दूसरा नंबर जिसको सोर्स बोलते हो उसे आप अलग अलग तरीकों से ले सकते हो। आप डायरेक्ट मेमोरी का यूज करें, आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज करें, आप रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का यूज करें। अलग अलग एड्रेसिंग मोड का यूज करके आप दूसरा नंबर जिसको सोर्स बोलते हैं उसको ले सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि जब भी आप ये सब ऑपरेशन करोगे आपको दो नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। इन दो नंबर्स में एक नंबर तो फिक्स है, कौन सा?
एक्यूमुलेटर में सेव होता है, एक नंबर एक्यूमुलेटर में सेव होता है, एक्यूमुलेटर को आप डेस्टिनेशन बोलते हो। और दूसरा नंबर जिसमें आपको इनके साथ करना है, एक्यूमुलेटर के साथ जो दूसरा कॉम्बिनेशन चाहिए, दूसरा नंबर चाहिए, वो सोर्स में होता है, उसको सोर्स बोलते हो। और एक और बात मैंने क्या बोला, सोर्स नंबर को लेने के अलग अलग एड्रेसिंग मोड हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इमीडिएट लिख सकते हो, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड मैं बता चुका हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, एक और बात आपको पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनका जो रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में जाता है, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने का जो सिंटैक्स है वो आप देखें। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो सिंटैक्स है वो आपके सामने बना हुआ है, दिस इज द सिंटैक्स फॉर द सब्ट्रैक्शन। इस सब्ट्रैक्ट करने का सिंटैक्स आपके सामने बना हुआ है, सब्ट्रैक्ट करने का सिंटैक्स आपके सामने बना हुआ है। इस सिंटैक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं है, SUBB, दिस इज द ऑप कोड। एक ही बात बार बार है, ए जो है SUBB, दिस इज द ऑप कोड। ये ऑप कोड है। ऑप कोड क्या होता है, जो प्रोसेसर को बताता है करना क्या है। और रिमेनिंग जो रहता है, दिस इज द ऑपरांड। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं ऑपरांड। ऑपरांड मतलब जिसके ऊपर हमें काम करना है। सो SUBB इज अ ऑप कोड एंड दिस इज द ऑपरांड। ऑपरांड में आप दो चीजें दिख रहे होंगे, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। डेस्टिनेशन इज अ फिक्स, दैट इज द एक्यूमुलेटर। डेस्टिनेशन पर हमेशा एक्यूमुलेटर मिलेगा। सोर्स आप अलग अलग तरीकों से लेते हो। सोर्स मतलब सेकंड नंबर, मैं बता चुका हूं। डेस्टिनेशन मतलब फर्स्ट नंबर और सोर्स मतलब सेकंड नंबर। हमें हर ऑपरेशन के लिए दो नंबर चाहिए, तो सोर्स मतलब सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को हम अलग अलग तरीकों से लेते हैं, चलें समझ गए। और इसमें होता क्या है, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, डेस्टिनेशन माइनस सोर्स होगा, मतलब एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसमें से सोर्स का डेटा माइनस होता है। सब्ट्रैक्शन होता कैसे है, ये बोल रहा हूं। किस में से क्या घटेगा, एक्यूमुलेटर में से सोर्स घटेगा। एक्यूमुलेटर में से सोर्स में जो सेव है, एक्यूमुलेटर का डेटा, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, उसमें से जो सोर्स का कंटेंट है वो घट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर, ये तो आगे बड़ी आसान बात थी। ठीक है, अगर ये आ गई है तो हम आगे बात करते हैं, ध्यान से सुने। डेस्टिनेशन माइनस सोर्स आ गया। अब मैंने यहां पर क्या लिखा है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुने, इन दोनों चीजों को पढ़ें। पहला जो सिंटैक्स है SUBB सोर्स, इसमें आप एक्यूमुलेटर के डेटा में से सोर्स को घटा रहे हो और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जा रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो सिंटैक्स है SUBB सोर्स, ये भी सर पहले जैसे ही लिखा हुआ है। ध्यान से सुने, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। यहां पर क्या होगा, एक्यूमुलेटर में से सोर्स घटेगा, माइनस कैरी भी होगा, कैरी या बोरो, और इन सब का माइनस होने के बाद रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा। मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला था आप दो नंबर का सिंपल सब्ट्रैक्शन करो, मतलब A माइनस सोर्स, या आप सब्ट्रैक्शन विथ कैरी करो। दोनों के लिए हमारा लिखने का तरीका सिंपल होता है, दोनों का ऑप कोड सिंपल है, दोनों का ऑप कोड सिंपल है, सिमिलर है, दोनों का ऑप कोड सिमिलर है। ऐड में जिस तरह से सी लगा था, यहां पर कोई सी नहीं लगा है। चाहे आप सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरो करो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन जो करो विदाउट बोरो करो, ये लिखा है नो बोरो, या सब्ट्रैक्शन विथ बोरो करो, दोनों का जो ऑप कोड है SUBB है। तो सर हमें कब पता चलेगा कि कैरी के लिए है कि विदाउट कैरी के लिए? बात समझ में आ रही? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर पता कैसे चलेगा कि कब विदाउट बोरो हो रहा है, कब हमारा है ना विथ बोरो हो रहा है? ध्यान से देखें, क्योंकि इधर कैरी माइनस हो रही है जब आप विथ बोरो कर रहे हो, और जब बोरो नहीं ले रहे हो तो कैरी माइनस नहीं हो रही है। ध्यान से देखें, ध्यान से समझें इंपॉर्टेंट बात। जो सेकंड केस है ये आता कब है, इसको समझते हैं। ध्यान से समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं।
मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये विथ बोरो हम कब यूज करेंगे या कब ये पिक्चर में आता है ना। जब बोरो नहीं है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विथ बोरो कब आता है, देखें बच्चे ध्यान से देखें। जब मैं आपको बोलूं कि 5 में से 3 को घटाओ, आप बोलोगे सर आसान है, 5 में से 3 घटा देंगे। सपोज 5 में जो डेटा है, ध्यान से सुने, 5 का डेटा मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा और 3 सेव है आपके सोर्स में। 5 में से 3 घटाओ मतलब यहां कौन सी कंडीशन है, एक्यूमुलेटर या डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स के डेटा से बड़ा है। एक्यूमुलेटर मतलब डेस्टिनेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स से बड़ा होता है तब आपको कैरी की जरूरत नहीं है। इस समय कैरी फ्लैग 0 रहता है। मैंने आपको क्या बोला है, एक और बात हुई है कि जब आप ये ऑपरेशन करते हो तो आपके फ्लैग इफेक्टेड होते हैं। कल हमने बात की थी कि PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में हमारे जो फ्लैग हैं उनको हम फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं। PSW को फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हो। तो आप जो ऑपरेशन करते हो, इन ऑपरेशन के रिजल्ट के कारण PSW के फ्लैग इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से फ्लैग हैं सर वहां पर, मैं बता चुका हूं और बता देता हूं। पैरिटी फ्लैग है, वहां पर कैरी फ्लैग है, वहां पर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, वहां पर जीरो फ्लैग है, वहां पर एक फ्लैग और बच गया, कौन सा है जल्दी बताओ, मेरे दिमाग से उड़ गया है। पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो, है ना, और कैरी, अरे एक और है भाई, कोई एक फ्लैग और है, जल्दी बताओ, याद नहीं आ रहा है। हाँ जी, ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये पांचों फ्लैग इफेक्ट करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस में। हमने डिस्कस किया था एडिशन के लिए, अब सब्ट्रैक्शन के लिए बात हो रही है। जब आप ए में से सोर्स घटा रहे हो, ए मतलब डेस्टिनेशन में से सोर्स घटा रहे हो, और आपका ए का डेटा डेस्टिनेशन, ए का डेटा डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स से बड़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैरी आपकी 0 रहेगी, कैरी फ्लैग आपका रीसेट रहेगा। अब हम दूसरा केस लेते हैं। आप 3 में से 5 घटाओ। 3 जो है, 3 जो है आपका डेस्टिनेशन है और 5 जो है सोर्स का डेटा है। समझ में आया। इस समय आपका डेस्टिनेशन बोले तो ए का डेटा सोर्स से छोटा है। मैंने क्या बोला, हमेशा डेस्टिनेशन में से सोर्स घटेगा, हमेशा डेस्टिनेशन में से सोर्स घटेगा। अब आपका दिमाग घूमा, जब भी आप स्मॉलर में से लार्जर नंबर घटाते हो तब आपको बोरो की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान से सुने, कब बोरो की रिक्वायरमेंट होती है, जब स्मॉलर नंबर में से लार्ज नंबर को आप घटा रहे हो तब आपको बोरो की रिक्वायरमेंट होगी। या मैं बोलूं, जब डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स के डेटा से स्मॉल है तब आपको बोरो की रिक्वायरमेंट होगी। इस समय कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा और आपका जो रिजल्टेंट आएगा डेट विल बी योर नेगेटिव नंबर। आपका रिजल्टेंट नेगेटिव नंबर ही तो होगा, -2 आएगा रिजल्ट में अगर मैं बोलूं तो। इज इट क्लियर, आपके रिजल्ट में -2 आएगा तो ए नेगेटिव नंबर आएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बात समझ में आई यहां पर, मैंने बोला है कि जब डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स से बड़ा है तो आपको कुछ नहीं करना है, कैरी 0 रहेगी, कैरी फ्लैग 0 रहेगा, है ना। इस समय आप पहला वाला विदाउट कैरी वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और जब आपका डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स से छोटा हो जाएगा आपके कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। इस समय आपका नंबर नेगेटिव रहेगा और इस समय आप जो परफॉर्म करोगे सेकंड वाला करोगे, विथ बोरो करोगे। तो क्या बात समझ में आई सर, ये बोरो कब आएगी, वो अपने आप ऑटोमेटिक आपको लेना है। जब आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हो तो ए वाला परफॉर्म होगा बोरो के साथ, और जब नहीं घटा रहे हो तो पहले वाला होगा। बात समझ में आई। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कब हमें नो बोरो वाला लेना है, कब विथ बोरो वाला लेना है।
अपने आप आ जाएगा। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाया तो आपका इधर अपने आप कैरी इसमें माइनस आने लगेगा। ए मैंने यहां लिखा है, जो उधर लिखा। डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स से बड़ा है, कैरी 0 हो जाएगी, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, नो बोरो। बता चुका हूं। डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स से बड़ा है, कैरी 0 रहेगी, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, बोरो नहीं आएगी। कैरी 0 या बोरो 0 एक ही बात है। डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स से छोटा है, कैरी 1 सेट हो गई है, रिजल्ट नेगेटिव हो गया है, बोरो जनरेटेड होगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आपको डेस्टिनेशन में से हमेशा सोर्स को घटाना है। यहां इसको देखो, हमेशा डेस्टिनेशन में से सोर्स घटेगा, हमेशा डेस्टिनेशन में से सोर्स घटेगा, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होता है। आप लोग सोर्स में से डेस्टिनेशन घटा दो, नहीं कर सकते। इसको करने का तरीका ही यही है। पहले आप इसको इस तरह से लिखोगे, डेस्टिनेशन पहले लिखोगे, सोर्स लिखोगे, और डेस्टिनेशन में से सोर्स घटता है। और जब भी डेस्टिनेशन सोर्स से छोटा होगा, आपका कैरी 1 सेट हो जाएगा और रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा, आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है क्या? हाँ जी सर, ये तो बड़ा आसान बात थी, ये मैंने यहां पे बता भी दी है। अगली जरा सा ध्यान से देखें, और भी इसमें इंपॉर्टेंट बात है। इन केस ऑफ 8051 सब्ट्रैक्शन बी यूज कैरी फ्लैग एज ए बोरो फ्लैग। मैं बता चुका हूं, कैरी फ्लैग और बोरो फ्लैग एक ही हैं। कैरी फ्लैग और बोरो फ्लैग अलग अलग नहीं होते हैं। इनको दोनों को PSW जो रजिस्टर है उसमें कैरी ही बोला गया है। मतलब जब एडिशन करते हो तो जो कैरी जनरेट होगी MSB पर, तब ये सेट होगा। और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो बोरो जनरेट होगी MSB पर, तब भी ये कैरी फ्लैग बन होगा। तो आपका कैरी फ्लैग दो तरह से बन होता है, ड्यूरिंग एडिशन बन होगा और ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन बन होगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी बन होगा। मैं बता चुका हूं बन कब होगा। एडिशन में MSB पर कैरी हो, सब्ट्रैक्ट जब करोगे MSB पर बोरो आए। ठीक है, तो बोरो फ्लैग कैरी फ्लैग एक ही होते हैं, 8051 में अलग अलग नहीं होते हैं। तो यहां पर वही लिखा हुआ, कैरी फ्लैग एज ए बोरो फ्लैग हो जाएगा। ठीक है, अगला लाइन पढ़े, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो। अगली लाइन जो मैं बता चुका हूं, ध्यान से पढ़ें, है ना, खुद भी पढ़ने की कोशिश करें जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्या लिखा हुआ है, सेकंड लाइन को पढ़ें जरा। सब्ट्रैक्ट विथ बोरो इज रिक्वायर्ड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर टू अ लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो वी रिक्वायर्ड बोरो एंड बोरो फ्लैग। वी रिक्वायर बोरो एंड फ्लैग। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर में से आपको लार्जर नंबर घटाना है, तब आपको बोरो और फ्लैग का रिक्वायरमेंट होता है। In case of 8051, subtraction is performed by using of 2s complement addition method. That is very important thing. ये जरा पढ़ लें एक बार। क्या लिखा हुआ है, 8051 में जो सब्ट्रैक्शन होता है वो 2s कॉम्प्लीमेंट एडिशन मेथड से होता है। अरे ये क्या चीज है सर? पढ़े, लाइन को पढ़े पहले, फिर अपन समझते हैं। इन केस ऑफ 8051 सब्ट्रैक्शन, 8051 जब सब्ट्रैक्शन करते हो वो परफॉर्म होगा कैसे? यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट एडिशन मेथड। मतलब जो सब्ट्रैक्ट होता है उसकी ये मेथड है। सर ये होती क्या है सर, समझ में नहीं आ रही है हमें? वेरी गुड, ध्यान से समझें। हम यहां समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये कैसे करते हो सर? जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके करते कैसे हैं? बड़ा आसान है।
देखो ध्यान से देखो बच्चे, बड़ा ध्यान से समझो। मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके सब्ट्रैक्शन करते हो, या ये मेथड होती क्या है। जो हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि 8051 में जो सब्ट्रैक्शन होता है वो 2s कॉम्प्लीमेंट एडिशन मेथड के यूज करके होता है। ये मतलब क्या है, देखें ध्यान से देखें। आपको इस नंबर में से इस नंबर को घटाना है, आपको नंबर को घटाना है। अब आप ये घटाना जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके कर रहे हो। अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आपको कंसेप्ट पता होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट है बेसिकली, ये नंबर सिस्टम एक टॉपिक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका कंसेप्ट है। हाँ जी, ध्यान से सुने। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर है इस नंबर का 2s लेना है, 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है। सर ये 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, मैं बताता हूं। किसी भी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पहले उसका 1s लें और फिर उसमें 1 ऐड कर दें। तो किसी भी नंबर का 2s लेना है तो पहला प्रोसेस है 1s लेना, फिर उसमें 1 ऐड कर देना राइट मोस्ट साइड। तो 1s कैसे लेते हैं सर, ये समझा दो। आपको 0010 का 2s लेना है, पहले 1s लेना पड़ेगा। 1s कैसे लेते हैं, 0 को 1 लिख दो और 1 को 0 लिख दो, ये हमारा 1s आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 1s आ गया गिवन नंबर का। सर हमें तो 2s चाहिए था, बिल्कुल 2s के लिए 1 जोड़ दो राइट मोस्ट साइड, 1 + 1 0, कैरी आई यहां पर 1। सो दिस इज योर 2s ऑफ योर गिवन नंबर। आपका जो नंबर है इसका 2s ए आ गया। समझ में आया, आपने पहले 1s लिया फिर 1 जोड़ा, इससे 2s मिला, आपके गिवन नंबर का 2s ए है। तो अब क्या करें सर, वेरी गुड, आपने जो पहला नंबर है वो एज इट इज है, दूसरे नंबर का 2s यहां पर लिख दिया। इस नंबर का 2s क्या है, 1110, इस नंबर का 2s ए है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब कुछ ना करें, इनको ऐड कर दें। अरे सर अभी तो सब्ट्रैक्ट लगा था, ऐड कर रहे हो। हाँ जी, यही मेथड है। क्या बोला मैंने, 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसका पहले 2s लो, उसका पहले 2s लो, और उसका 2s लेने के बाद आप नंबर को ऐड कर दो। हाँ यही होता है। अब इसको ऐड करो, 1 1 1 + 1 0, 1 1 1 1 एंड 1, दिस इज योर 1 कैरी। और ये कैरी जो आई है इसको डिस्कार्ड कर दो, आपका रिजल्ट है 1011। 1011 इज योर रिजल्ट। क्या समझ में आया, कैरी आती है इसे आप डिस्कार्ड कर दो, आपका रिजल्ट है 1011। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो सिंपल 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड के लिए आपको क्या करना है, जिस नंबर को घटाना है उसका 2s लेके उसको ऐड कर देना है, बस इतना सा काम आपको करना है, यही लिखा हुआ है, पढ़ लो। सो द प्रोसीजर इज, फर्स्ट वी टेक सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सोर्स डेटा। ये आपका सोर्स डेटा है, ये हमारा एक्यूमुलेटर और सोर्स में कंफ्यूजन तो नहीं है। जिसको घटाते हैं, जिसको घटाते हैं, जिसको आप घटा रहे हो, that is your accumulator data, that is your accumulator data और that is your source data, है ना, है ना। सोर्स डेटा जिसको घटा रहे हो, तो हमने क्या लिखा, प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम सोर्स डेटा का 2s लेते हैं एंड दैट पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ 2s कॉम्प्लीमेंट इज एडेड विद द डेस्टिनेशन डेटा। सबसे पहले आपने 2s लिया अपने सोर्स डेटा का, और इस सोर्स डेटा के 2s को हम डेस्टिनेशन के साथ ऐड कर देते हैं, यही तो लिखा हुआ है। पढ़ लो, पढ़ो जरा ध्यान से पढ़ो। प्रोसीजर इज, फर्स्ट वी टेक
सेकंड एस, यहां सेकंड एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सोर्स डेटा, जिसको घटा रहे हैं उसको सोर्स डेटा बोलते हैं। सबसे पहले उसका 2s लो और डेट पर्टिकुलर 2s कॉम्प्लीमेंट, ए पर्टिकुलर जो 2s कॉम्प्लीमेंट है ऐड कर दो विद द डेस्टिनेशन डेटा, डेस्टिनेशन डेटा के साथ ऐड कर दो एंड रिजल्ट स्टोर इन द डेस्टिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट फ्लैग आर गोइंग टू इफेक्ट। रिजल्ट के हिसाब से आपके फ्लैग इफेक्ट होते हैं। आपका रिजल्ट जो आया, ये जो रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट विल स्टोर इन द डेस्टिनेशन। आपको पता है सभी रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होते हैं, एक्यूमुलेटर को हम डेस्टिनेशन बोल रहे हैं। और आपके इस रिजल्ट के हिसाब से आपका फ्लैग सेट होगा या रीसेट होगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स से बड़ा है, मैं बता चुका हूं, डेस्टिनेशन मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा सोर्स से बड़ा है, आपका कैरी फ्लैग 0 रहेगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, कोई बोरो नहीं आएगी। और अगर डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स से छोटा है, कैरी 1 आएगी, बोरो जनरेट होगी। बता चुका हूं, ये बात मैं बता चुका हूं, यहां पर ये लिखी हुई है। जब डेस्टिनेशन का डेटा, एक्यूमुलेटर का डेटा सोर्स से छोटा है, कैरी 1 आएगी, रिजल्ट नेगेटिव है, मतलब आप बोरो ले रहे हो। तो मेरे हिसाब से एक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके सिंपल सी बात आपको मैंने बताई है, समझ में आ गई होगी। बढ़े आगे। यहां पर मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन, सबसे पहला ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। व्हाट इज दिस? दिस इज योर सिंटैक्स, जहां पर SUBB आपका ऑप कोड है, जो कि प्रोसेसर को बता रहा है कि भैया सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर आपका प्रोसेसर इस ऑप कोड को देखकर समझ गया हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे कैसे? सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके ए मतलब डेस्टिनेशन में से यहां जो लिखा है वो घट जाएगा। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये जो रहता है इसको सोर्स बोलते हो, और सोर्स को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। सोर्स पर एक डेटा होगा, वही तो एक्यूमुलेटर में से घटेगा। अब जो सोर्स का डेटा है वो अलग अलग तरीकों से लिखते हैं, अलग अलग तरीकों से लाते हैं सोर्स पर डेटा। ध्यान से समझें, क्या बोला मैंने? सोर्स पर डेटा अलग अलग तरीकों से लाते हैं, इसको हम अलग अलग एड्रेसिंग मोड से समझते हैं। देखें, पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने है, देखो ध्यान से समझो, करना क्या है, ए में से डेटा घटाना है, सोर्स डेटा घटेगा। पहला एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मूव A/4, मतलब आपको पता है दिस इज द मूव इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन में साफ साफ दिख रहा है कि एक्यूमुलेटर में 4 आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो। एक्यूमुलेटर में 4 चला गया तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू अभी आपकी 4 हो गई। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है? SUBB सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन लिखा है। एक्यूमुलेटर में से इस डेटा को डायरेक्ट घटा दो। यहां पर डेटा डायरेक्टली, देखो सोर्स का डेटा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में दिया गया होगा। बात समझ में आई? सोर्स का डेटा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में दिया गया होगा। अगर इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें, आपको डायरेक्टली डेटा गिवन है आपके इंस्ट्रक्शन में। अगर देखें कितना, सोर्स 3 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? A-3 करेंगे, क्यों? A का डेटा जो है दैट इज योर डेस्टिनेशन एंड दैट 3 विल बी योर सोर्स। तो A में से 3 घटाएंगे और वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी होगी? 4 - 3, A की वैल्यू 1 हो गई। A में अभी 1 स्टोर है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको मैंने एक इंस्ट्रक्शन समझा दिया, बाकी इंस्ट्रक्शन भी सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शन ही है। ध्यान से समझे बच्चे। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, 3 और 4, इनमें डिफरेंट क्या है सर? प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से समझे, तभी सब्जेक्ट में मजा आएगा। रटने के लिए समझेंगे तो ये आपको हो सकता है टफ लगे।
अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ समझेंगे, प्रेम के साथ समझेंगे तो आपको मजा आएगा। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 में क्या अंतर है ये आपको देख के बताना है। क्या आप बता सकते हो कि हमारे चारों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? आप बोलो सर चारों एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस दिख तो नहीं रहा है। अगर बच्चे आप जरा ध्यान दें तो चारों एग्जाम्पल में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कौन सा डिफरेंस? यहां, 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 मतलब सोर्स का डेटा अलग अलग तरीकों से लिया गया है। एक्यूमुलेटर बिल्कुल वैसा ही है, SUBB सब जगह लिखा हुआ है। केवल चारों इंस्ट्रक्शन में ये जो आपका सोर्स लिखने का तरीका है वो अलग है। क्या मेरी बात समझ में आई? चारों इंस्ट्रक्शन में अगर आप ध्यान दें, आपके सोर्स को लिखने का तरीका एकदम अलग है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चारों इंस्ट्रक्शन में पहला इंस्ट्रक्शन में सोर्स इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पर डिपेंड है। आपका इमीडिएट डेटा इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, दैट इज योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सेकंड, दिस इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एग्जांपल। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है सोर्स कहां पर है सर? RN में जो डेटा अवेलेबल है दैट इज योर सोर्स डेटा। RN एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में एक डेटा अवेलेबल होगा, ध्यान से समझें। सो द डेटा एट RN विल रिड्यूस फ्रॉम द A। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर आपने लिखा SUBB एक्यूमुलेटर RN, तो यहां पर आपका एक्यूमुलेटर में से क्या घटेगा? डेटा प्रेजेंट इन RN में जो डेटा प्रेजेंट है वो घटेगा और रिजल्ट कहां पर जाएगा? रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा। कौन सी एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है सर? ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। सेकंड वाला डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। यहां डायरेक्ट डेटा आपको रजिस्टर से देखने को मिलेगा। सर थर्ड वाला देखो जरा, इसमें एट द रेट क्या लगा रही है? एक बात को मैं कम से कम 10 बार बता चुका हूं। कौन सी बात सर? RN और एट द रेट ऑफ RN में क्या अंतर है? RN और एट द रेट ऑफ RN में क्या अंतर है? एट द रेट ऑफ RN का मतलब है कि अब RN में जो डेटा सेव है वो एक एड्रेस है और उस एड्रेस पर डेटा होगा। मतलब पहले जब एट द रेट नहीं लगा था तब RN आपके डेटा को स्टोर किए था। अब जब आपने एट द रेट लगा दिया, हमेशा ऐसा ही है, चाहे आप डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पढ़ो, चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ो, कैसे भी इंस्ट्रक्शन पढ़ो, इसका मतलब एक ही है। पहले जब आपने एट द रेट नहीं लगाया था तब आपका RN केवल डेटा को सेव किए था, उस पर डेटा सेव था। अब जब RN के आगे आपने एट द रेट लगा दिया तो अब RN आपका एक एड्रेस सेव किए है और उस एड्रेस पे जो डेटा है वो यहां पर घटेगा। समझ में आया? SUBB A एट द रेट ऑफ RN, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक्यूमुलेटर में से क्या घटेगा? डेटा प्रेजेंट एट द एड्रेस सेव इन RN। मतलब RN एक एड्रेस सेव किए है और उस एड्रेस पे जो डेटा है वो A में से घटेगा। ये कौन सी एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है? ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। इज इट क्लियर? समझ में आया? है ना?
ए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया गलती से। दिस इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि रजिस्टर में आपका डेटा लिखा हुआ है। दिस इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्यों? एक रजिस्टर में आपका डेटा है, इसलिए इसे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, है ना। और जब उसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। और चौथा क्या है सर? चौथा, दिस इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। चौथा वाला डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। सर समझाओ जरा कैसा है, समझाता हूं। चौथा वाला डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखें। चौथा वाला डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। ये दूसरा वाला एग्जाम्पल बता दिया, दिस इज थर्ड एग्जाम्पल। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, SUBB। ये क्या लिखा है सर? 05H। अरे बच्चे ध्यान से देखो, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। जब ये 05H लिखा हुआ है तो एक एड्रेस लिखा हुआ है, इसीलिए इसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। जब ये सिंपल 05 लिखा है तब एक एड्रेस है, और अगर मैं अब 05 के आगे हैश लगा दूं तो ये 05 एक डेटा है। क्या मेरी बात आपको समझ आई? मैंने क्या बोला कि जब ये 05 विदाउट हैश लिखा हुआ है तब ये एक एड्रेस लिखा हुआ है, और डेटा एट 05 विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ए। आपका इधर जो डेटा होगा, यहां इसका रिजल्ट क्या है? ए में से क्या घटेगा? आपका डेटा प्रेजेंट एट 05H पर जो डेटा प्रेजेंट होगा वो घटेगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा। इज इट क्लियर? जो आपका डेटा है वो घटेगा किसमें से? एक्यूमुलेटर। तो डेटा कहां पर है? 05 पर। मैंने क्या बोला? अगर यहां पर मैं हैश लगा देता तो ये डेटा खुद होता, ये एड्रेस नहीं होता। इसमें क्या होता? देखो जरा ध्यान दो, अगर यहां पर हैश लगा होता तो क्या होता? ध्यान से समझे। अगर यहां हैश होता तो क्या होता, मैं समझा देता हूं। बता चुका हूं हालांकि, पर मैं तो भी एक बार बता देता हूं। अगर यहां हैश लगा होता तो मेरे भाई जरा ध्यान दें, एक्यूमुलेटर के डेटा में से डायरेक्ट 05 घट जाता। पहले और दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? पहले 05 एक एड्रेस था, उस पर जो डेटा प्रेजेंट है वो घटेगा। अभी हैश लगा है तो डायरेक्ट 05 खुद एक डेटा हो गया। एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है जो कि सबसे पहला लिया है। सबसे पहला जो मैंने लिया है उसमें और जो मैंने अभी लिखा है इसमें कोई अंतर नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बात की है। एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है जो कि मैंने सबसे पहले समझाया है, सबसे पहले समझाया, दैट इज योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो ये चार अलग अलग एड्रेसिंग मोड का यूज करके आप सोर्स का डेटा अलग अलग तरीके से उठा रहे हो। कहीं आपको डेटा डायरेक्ट गिवन है, कहीं डेटा आपके रजिस्टर में सेव है, कहीं डेटा आपके रजिस्टर में एड्रेस है उस पर सेव है, कहीं डेटा डायरेक्ट आपके एड्रेस गिवन है उस पर सेव है। बात समझ में आई? समझ में आई? सो ये सभी आपका सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल थे, और सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं वो है। अगला जो आपको समझना है, डेट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को करने के लिए मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है कब? जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब जरा ध्यान दें, अब जरा ध्यान दें, मैं इसमें एक नई बात बताने जा रहा हूं आपको, जो आपको ध्यान देने वाली है। कौन सी बात ध्यान देने वाली है? पहले ये बात तो समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को करना है तो मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन यूज करना होगा। सर ये तो हमने 4 बार सुन लिया है कि जो भी ऑपरेशन करना है उस ऑपरेशन के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हाँ चलो थोड़ा सा पानी पीते हैं, बात करते हैं। यहां मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन मैंने लिखा है, मल्टीप्लिकेशन जो इंस्ट्रक्शन लिखा है, इस इंस्ट्रक्शन को जरा ध्यान से देखें आप। इसमें आपको 2 नई बातें देखने को मिलेगी।
हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं, इस मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप सिंटैक्स, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन, और इस सिंटैक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहला बात आप देखेंगे, दिस इज MUL। व्हाट इज दिस? दिस MUL is the opcode of multiplication instruction। मतलब मल्टीप्लिकेशन जो इंस्ट्रक्शन है उसका ऑपकोड MUL है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दो बातें ध्यान दें, इस इंस्ट्रक्शन में आपको A और B रजिस्टर ही हमेशा यूज करना है। A एक्यूमुलेटर और B रजिस्टर दोनों ही SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं। हमेशा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशन में A और B रजिस्टर ही यूज होते हैं। जैसे कि अभी तक आप पढ़ रहे थे कि एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एक रजिस्टर फिक्स कर दिया था मैंने। समझ में आ रहा है? आपका एक्यूमुलेटर या डेस्टिनेशन रजिस्टर वो फिक्स था। ए एक्यूमुलेटर आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर था। ए अभी तक फिक्स था कि ये डेस्टिनेशन रजिस्टर जो होगा ये एक्यूमुलेटर ही होगा। पर अब आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो सोर्स है डेट रजिस्टर इज ऑल्सो फिक्स। ए हमारा बी रजिस्टर ही होगा। ए कोई R0 से लेके R1 R2, मतलब आपको याद है R0 R7 क्या है? जनरल पर्पज रजिस्टर। ए हमारा ए और बी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो यहां पर सोर्स अभी तक कुछ भी हो सकता था, अभी तक सोर्स कुछ भी हो सकता था, बट इन दिस केस अब आपका सोर्स भी हमारा बी रजिस्टर ही होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। क्या मेरी बात समझ में आई? आपका सोर्स फिक्स होगा बी रजिस्टर। अच्छा सर, ठीक है। और दूसरी बात सर क्या बताना चाह रहे थे आप? एक बात समझ में आ गई कि यहां पर ए और बी रजिस्टर ही यूज होंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, है ना? जैसे ए तो फिक्स था, ए तो हमेशा डेस्टिनेशन के लिए था, कुल मिला के सोर्स के लिए बी रजिस्टर फिक्स हो गया। हाँ जी सर। दूसरी बात ध्यान से सोचें, आपने अगर ध्यान दिया होगा तभी ध्यान दे पाओगे। देखो जरा इस सिंटैक्स को मैंने कैसे लिखा है, जरा इसको देखो जरा। इस सिंटैक्स को जरा आप ध्यान दोगे तो इस सिंटैक्स में आपको क्या दिखेगा? इस सिंटैक्स में अगर आप ध्यान दोगे यहां पर मैंने कॉमा लगाया है। आप कोई भी सिंटैक्स देखोगे यहां हमेशा आपको कॉमा देखने को मिलेगा। देखो आप, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, ऐड कॉमा कॉमा, आप हर जगह कॉमा देखेंगे। आप हर जगह डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में कॉमा लगा हुआ देखेंगे। बट मल्टीप्लिकेशन में ए और बी के बीच में कोई कॉमा नहीं लगा होता है। अच्छा, बिल्कुल। आपका ए और जो बी है इसके बीच में कोई भी कॉमा यहां पर नहीं लगा है। समझ में आया? ए और बी के बीच में कोई भी कॉमा यहां पर नहीं लगा है। ठीक है सर, दो बातें समझ में आ गई। अब यहां पर जब आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हो तो कुछ फ्लैग इफेक्ट होते हैं, डेट इज योर ओवरफ्लो फ्लैग। आपके मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हो तो केवल ओवरफ्लो फ्लैग इफेक्ट होगा, कैरी फ्लैग नहीं होगा, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ओवरफ्लो होगा। वो कब होगा देखते हैं, ध्यान से समझें। ओवरफ्लो फ्लैग इफेक्ट कब होता है, ध्यान से अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ में आता है? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से समझें। MUL AB लिख दिया, ये करेगा क्या? अरे भाई कुछ नहीं करेगा, ये ए में जो डेटा है उसको मल्टीप्लाई करेगा बी में जो डेटा है, और रिजल्ट आपका ए और बी दोनों में जाएगा। अब इसको एक बार पढ़ लो पहले, फिर मैं बताऊंगा। मल्टीप्लाई द एक्यूमुलेटर डेटा विथ द डेटा स्टोर इन द बी रजिस्टर एंड रिजल्ट स्टोर इन ए और बी। रिजल्ट दोनों में जाएगा, इधर रिजल्ट अकेले ए में नहीं जाएगा। मैंने क्या बोला? रिजल्ट दोनों में जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। पहली बात कि इसमें सोर्स रजिस्टर बी रजिस्टर होता है।
दूसरी बात, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं। तीसरी बात, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ए और बी दोनों में जाएगा। अच्छी बात, बिल्कुल। अगली लाइन पढ़ें। द नंबर इन ए एंड बी रजिस्टर इज मल्टीप्लाइड, ठीक है। देन पुट द लोअर बाइट इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड हायर बाइट इन बी रजिस्टर। ध्यान से समझ में आया? जो आपका रिजल्ट है वो ए और बी दोनों में जाएगा। जो रिजल्ट है वो ए और बी दोनों में जाएगा। मतलब आपके रिजल्ट की लोअर बाइट आपके एक्यूमुलेटर में जाएगी, आपके रिजल्ट की जो लोअर ऑर्डर बाइट है वो एक्यूमुलेटर में जाएगी, और जो हायर ऑर्डर बाइट है वो बी रजिस्टर में जाएगी। बात समझ में आया? ऑपरेशन होने के बाद, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो लोअर ऑर्डर बाइट है वो हमारे एक्यूमुलेटर में जाएगी, और जो हायर ऑर्डर बाइट है वो बी रजिस्टर में जाएगी। हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर समझ में आ रहा है? तो आपका हायर ऑर्डर इसमें जाएगा बी में, और लोअर ऑर्डर ए में जाएगा। इज इट ओके? ए इसमें हायर ऑर्डर बाइट जाएगी और ए में लोअर ऑर्डर बाइट जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बोला कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका ओवरफ्लो फ्लैग इफेक्ट होता है। द ओवरफ्लो फ्लैग इज इफेक्टेड, और सेट कब होगा? सेट केवल ओवरफ्लो फ्लैग इफेक्ट होगा कब? जब आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका रिजल्ट एफ से बड़ा आ जाए। सुने जरा, ध्यान से सुने। आपने मल्टीप्लाई किया ए और बी, और ये आपका रिजल्ट है। ए और बी को मल्टीप्लाई किया और ये आपका जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट की जो वैल्यू है ये एफ और एफ से बड़ा आ जाए, तो आपका ओवरफ्लो फ्लैग जो है, आपका ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। अदरवाइज आपका रिजल्ट, मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट अगर एफ से छोटा है, ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। क्या समझ में आया? ओवरफ्लो फ्लैग मैं बार बार बता चुका हूं, केवल आपका जब रिजल्ट ओवरफ्लो कर रहा है उसको बताता है। रिजल्ट ओवरफ्लो कर रहा है मतलब, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, आपके पास 8 चेयर हैं बैठने के लिए। आपके पास 8 चेयर हैं बैठने के लिए। अब आपके पास 8 से कम लोग हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 से कम लोग हैं, आपके पास 5, 6, 7 लोग हैं, 8 लोग भी हैं, तो आपकी चेयर पर बैठ जाएंगे। अब आपके पास 8 से ज्यादा लोग, ज्यादा पर्सन अवेलेबल हैं, तो वो 8 चेयर पर नहीं बैठ पाएंगे। ओवरफ्लो आ गया। आपका रिजल्ट ओवरफ्लो होगा जब एफ आ जाएगा, क्योंकि 8 बिट से ऊपर लिखना पड़ेगा एफ को। एफ से बड़ा है, रिजल्ट को 8 बिट से ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है? ए लाइन याद रखें, आपसे पूछी जा सकती है। अगली पढ़ लें। कैरी फ्लैग इज 0 ऑल द टाइम इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन। मतलब कैरी फ्लैग हमेशा 0 रहेगा, कैरी फ्लैग इधर इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि नहीं आया बताओ? है ना? अब मल्टीप्लिकेशन के अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल में आपको लेके बता देता हूं, ध्यान से समझे। मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल आपको लेके बता देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझे, ठीक है? देखो देखो जरा ध्यान से समझो। हाँ जी, आपने मल्टीप्लिकेशन ए बी का एग्जाम्पल आपको समझाना है। मतलब आपको मैं एक बात बता चुका हूं, रजिस्टर फिक्स है, एक ए रजिस्टर है और एक बी रजिस्टर है। तो सबसे पहले ए और बी में डेटा को डालना पड़ेगा, डेटा को मूव कराना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, डेट इज योर मूव इंस्ट्रक्शन, और इस इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है कि एक्यूमुलेटर में 95H को मूव करवाओ। दिस इज द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अगर ये हैश लगा है, हैश लगा है, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा 95 एक डायरेक्ट डेटा है, इमीडिएट डेटा है, इसको एक्यूमुलेटर में डालो। सेकंड मूव इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले की जैसा। ये बता रहा है कि बी रजिस्टर में सेकंड डेटा 10 को डालो। ठीक है? हाँ जी सर, डाल दिया।
अब हमारे पास ए और बी रजिस्टर में डेटा आ गया है। आपने मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करके, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का यूज करके डेटा को डाल दिया है। अब क्या होगा, अब आप जो मल्टीप्लाई ए और बी लिखोगे, डेट इज योर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन। ए और बी के डेटा को मल्टीप्लाई करेगा, ए और बी के डेटा को मल्टीप्लाई करेगा और आपका रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट। ध्यान से देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में ध्यान से देखें, इसकी लोअर बाइट और अपर बाइट कहां पर है। देखो बच्चे ध्यान से देखें, ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखोगे, इसकी ये लोअर बाइट है, दिस इज द लोअर बाइट एंड दिस इज द अपर बाइट। दूसरी जो है ये अपर बाइट है, ये जो है रिजल्ट की, बच्चे बार बार बोल रहा हूं, रिजल्ट की अपर बाइट है। ये जो रिजल्ट आया 0E99, इसकी लोअर बाइट है ए और अपर बाइट इसकी जो है ए है ए। मैंने क्या बोला, लोअर बाइट कहां जाती है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और अपर बाइट कहां जाती है, बी रजिस्टर में। लोअर बाइट कहां जाएगी इसकी, एक्यूमुलेटर में, अपर बाइट कहां जाएगी, बी में। देख लो आप, ए रजिस्टर स्टोर द 99, ए में 99 आ जाएगा, और बी रजिस्टर स्टोर द 0E, बी रजिस्टर में 0E आ जाएगा। समझ में आया। तो ए और बी रजिस्टर में क्या आएगा, कैसे आएगा, हम समझ चुके हैं। अब हम डिवीजन इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, डिवीजन इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। डिवीजन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें, डिवीजन इंस्ट्रक्शन जो ध्यान से देखें, बिल्कुल बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, ये बाइट बाय बाइट डिवीजन करेगा, है ना। डिवीजन इंस्ट्रक्शन में क्या है, डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन ए बी, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हो। ध्यान से समझे बच्चे, बच्चे इधर फिर वही बात जो मैंने बताई कि डिवीजन इंस्ट्रक्शन जब आप करते हो तब भी आप ए और बी रजिस्टर यूज करते हो। डिवीजन इंस्ट्रक्शन जब आप लेते हो तब भी आप ए और बी के बीच में कोई कॉमा नहीं लगाते हो। डिवीजन इंस्ट्रक्शन जब आप लेते हो तब भी आपका ओवरफ्लो फ्लैग इफेक्ट होता है, कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है। चले अब हम बात करते हैं डिवीजन फ्लैग कैसे काम कर रहा है, डिवीजन इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रहा है। ध्यान से देखें, ये हमारे डिवीजन जब आप कर रहे हो तो उसका ऑपकोड क्या है, DIV। DIV को देख के प्रोसेसर को समझ में आ जाएगा हमें डिवीजन करना है। जो पहले लिखा है दैट इज योर डेस्टिनेशन, जो बाद में लिखा है दैट इज योर सोर्स। तो डेस्टिनेशन को सोर्स से डिवाइड कर देना है। समझ में आया। डिवीजन कैसे होगा, A अपॉन B होगा, मतलब जो इधर लिखा है उसमें दूसरे का डिवाइड करेंगे। अब बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें, जब आप डिवीजन करते हो तो रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट में दो चीजें होती है, रिमाइंडर और कोशेंट। डिवीजन का जो रिजल्ट आता है उसमें यही तो होता है, रिमाइंडर और कोशेंट यही तो होता है। जब मैं बोलूं 5 को 2 से डिवाइड करो तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर एंड कोशेंट। डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा 5/2, जब आपने 5 को 2 में डिवाइड किया, मैं लिख दूं DIV। ध्यान से सुनना बच्चे, ए बी, ए में आपका डेटा है, आपको A/B कर रहा है, ए में आपका डेटा है 5, बी में डेटा है 2। ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से सुने, मैं क्या बोल रहा हूं, डिवीजन करना है आपको ए बी, मतलब ए को बी से डिवाइड करना है। ए का डेटा 5 है, बी का डेटा 2 है, 5/2 करना है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका इधर कोशेंट और रिमाइंडर आएगा, और कोशेंट आपका जो सेव होगा वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, रिमाइंडर बी में जाएगा। मतलब यहां जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर किस में जाएगा, रिमाइंडर आपका बी में जाएगा, रिमाइंडर आपका बी में जाएगा। तो आपके बी रजिस्टर का जो डेटा है डेट इज द 1, और ए रजिस्टर का डेटा है डेट इज कोशेंट डेट इज 2। रिमाइंडर बी में, कोशेंट ए में। समझ में आया कि नहीं आया, डिवीजन इंस्ट्रक्शन समझ में आया। बड़ा आसान था बच्चे, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिवीजन इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन का भाई है, यहां भी ए और बी रजिस्टर ही यूज करना है।
डिवीजन इंस्ट्रक्शन में भी ए और बी रजिस्टर यूज करना है, और यहां जब डिवीजन करोगे तो रिजल्ट में आपको रिमाइंडर और क्वोशंट मिलेंगे। रिमाइंडर हमेशा बी में जाएगा, क्वोशंट ए में जाएगा। आपको एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, यहां पर एग्जाम्पल है, ध्यान से देखें, एग्जाम्पल लिखा हुआ है मूव ए, ए में आपका 95 आ गया। फिर मूव, दिस इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, बी में इमीडिएट डेटा लिखा हुआ है तो बी में 10 आ गया। अब DIV AB मतलब आपको करना क्या है, A डिवाइड बाय B करना है। जब A डिवाइड बाय B करोगे, A डिवाइड बाय B करोगे, आप 95 को 10 से डिवाइड करोगे, 95 को 10 से डिवाइड करोगे तो बताओ जरा क्या आ रहा है। आपका क्वोशंट जो है, आपका जो क्वोशंट है 9, 9 क्वोशंट जाएगा A में, A बराबर 09 आ गया। देखो आप 9 को 09 लिखते हैं, 9 को 09। इज इट क्लियर? ए में डेटा, बी में डेटा आपने मूव कराया, यहां से ए और बी में मूव कराया। ए DIV लिखा हुआ है, आपने DIV यूज किया, डिवीजन इंस्ट्रक्शन। डिवीजन इंस्ट्रक्शन ए अपॉन बी करेगा। जब आप 10 में 95 डिवाइड बाय 10 करोगे, आपका रिमाइंडर 5 आएगा, क्वोशंट 9 आएगा। रिमाइंडर आपका बी में चला गया 505, क्वोशंट आपका 909 ए में चला गया। समझ में आ गया बच्चे? आसान। दूसरी बात पढ़ें, कैरी फ्लैग इज 0 ऑल द टाइम इन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन। आपका जो कैरी फ्लैग है 0 ही रहेगा, चाहे आप डिवीजन करो चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करो। अगला इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देखें, इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। पहले तो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन होता क्या है उसको समझते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। ध्यान से सुने, सुनते चलें बच्चे, इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे कि आपको किसी नंबर को इंक्रीमेंट करना है, एडिशन नहीं है, अलग है, इंक्रीमेंट। जैसे आपने, आपका एक्यूमुलेटर में डेटा है 03, आपको इसको 04 करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है तो 04 आ जाएगा जब आप इसे इंक्रीमेंट कर दोगे। अरे ये तो सर सिंपल है, आपको डेटा को 1 से बढ़ाना है, आपने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, फिर 1 से बढ़ाना है मतलब 05 कर दिया, फिर ए को इंक्रीमेंट करोगे। मतलब आप डेटा को 1 से बढ़ाना चाहते हो। ये डेटा आपका एड्रेस भी हो सकता है, आपका डेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? इंक्रीमेंट में आप एडिशन नहीं कर रहे हो, जो नंबर है वो अगले नेक्स्ट नंबर को दिखाएगा, जो नंबर सेव है वो नेक्स्ट नंबर को दिखाएगा। 3 के बाद अगला नंबर 4 दिखाएगा, 4 के बाद 5 दिखाएगा। ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कि इंक्रीमेंट का मतलब है नेक्स्ट नंबर को दिखाना, नेक्स्ट लोकेशन को दिखाना। सपोज ए आपकी सपोज 01 02 03 04 ये आपके एड्रेस हैं। आपका अभी जो डेटा पॉइंट, आपका जो एड्रेस है वो अभी 01 को पॉइंट कर रहा है। अब इंक्रीमेंट कर दूंगा तो वो एक 02 को दिखाएगा, अगले को दिखाएगा। इंक्रीमेंट सिंपल नेक्स्ट लोकेशन को दिखाता है। इंक्रीमेंट सिंपल जो डेटा है, जो एड्रेस है, कुछ भी हो उसके नेक्स्ट चीज को दिखाएगा। चले समझते हैं। इस इंक्रीमेंट के लिए जो हमारा ऑप कोड है डेट इज योर INC। तो INC इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट्स द स्पेसिफाइड ऑपरेंड बाय 1। INC देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चे, INC सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिंटैक्स ए लिखा हुआ है हमारे। INC हमारा ऑप कोड है और ये सिंपल ए हमारा ऑपरांड है। INC के बाद जो लिखा हुआ है डेट इज द ऑपरांड। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? INC के बाद जो लिखा हुआ है वो हमारा ऑपरांड है जिसको आप बढ़ाना चाहते हो। मतलब INC इज योर ऑप कोड, जिसको देखकर प्रोसेसर समझ जाएगा इंक्रीमेंट करना है। किसको इंक्रीमेंट करना है?
जो भी इसके बाद है जस्ट उसको इंक्रीमेंट करना है। ए लिख दूं, आर लिख दूं, समझाता हूं आपको एग्जाम्पल से। चलें अगला देखें, आई एन सी आर एन। आई एन सी आर एन क्या है पहले ये बताएं। आई एन सी आर एन जो है मतलब आपका जो आर एन में डेटा सेव है उसको इंक्रीमेंट कर देगा। आई एन सी आर एन ये कौन सा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। दिस इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, आपका ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? सो इसमें डायरेक्ट जो रजिस्टर में है उसको इंक्रीमेंट, तो दिस इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। दूसरा INC30H। 30H जब लिखा हुआ है एक लोकेशन को बता रहा है, आपको पता है दिस इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है? डायरेक्ट आपको एड्रेस दिया हुआ है आपके इंस्ट्रक्शन में। 30H एक एड्रेस है और इसके आगे अगर आप हैश लगा देते तो ये डेटा बन जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैंने क्या बोला, 30H इज आ एड्रेस। समझ में आया? और अब इंक्रीमेंट करना है, ये एट द रेट ऑफ आर आई। आर आई में एक एड्रेस सेव है ना कि आर आई में कोई डेटा सेव है, उसका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट DPTR, डेटा पॉइंटर रजिस्टर का इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब नेक्स्ट लोकेशन पे दिखाना है। ऑपरांड पर जो भी है उसको 1 से बढ़ा देना है। ऑपरांड पर जो भी है उसे 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। ये इंक्रीमेंट का मतलब है। सर डिक्रीमेंट का मतलब क्या होगा? अरे डिक्रीमेंट का इसका उल्टा हो जाएगा। डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट करता है स्पेसिफाई ऑपरांड को बाय 1 से। मतलब जो भी आपका ऑपरांड है उसे 1 से डिक्रीमेंट कर देगा और रिजल्ट आपके ऑपरांड में ही सेव होगा। डिक्रीमेंट में भी कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में ही कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, डिक्रीमेंट मतलब 1 से घटा देना, घटाना नहीं, 1 से नीचे आ जाना। इंक्रीमेंट मतलब 1 से ऊपर आ जाना और रिजल्ट आपके ऑपरांड में ही जाएगा। डिक्रीमेंट का अगर आप सिंटैक्स देखें तो ये इस तरह से लिख रहे हैं, डिक्रीमेंट इसके बाद ऑपरांड, है ना। डिक्रीमेंट का अगर आप सिंटैक्स देखें तो दिस इज द ऑप कोड एंड रिमेनिंग जो आपका बचा है ये आपका है ऑपरांड। तो इस ऑपरांड में जो है उसको 1 से डिक्रीमेंट करना है। देखो डिक्रीमेंट ए मतलब ए में आपने 1 घटा दिया और रिजल्ट ए में चला जाएगा। अगला आपका डिक्रीमेंट आर एन। अगला आपका ए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, आर एन में से 1 घटा दो, मतलब आर एन को 1 से डिक्रीमेंट कर दो, रिजल्ट आर एन में जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला लिखा हुआ है डिक्रीमेंट 30H। 30H जो है एक मेमोरी लोकेशन को बता रहा है। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। यहां पर 30H एक एड्रेस दिखा रहा है। व्हाट इज द 30H? 30H एक एड्रेस है। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। 30H एक एड्रेस बता रहा है। इस 30H को 1 से डिक्रीमेंट कर दो, इस लोकेशन पर जाएगा। डिक्रीमेंट एट द रेट ऑफ आर आई। एट द रेट ऑफ आर आई मैं बता चुका हूं, ये किसी एड्रेस को सेव किए है उसको 1 से डिक्रीमेंट कर दो। और डिक्रीमेंट DPTR, डिक्रीमेंट DPTR मतलब डेटा पॉइंटर रजिस्टर 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। डेटा पॉइंटर 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का लास्ट इंस्ट्रक्शन है डेसिमल एडजस्ट इंस्ट्रक्शन। डेसिमल एडजस्ट इंस्ट्रक्शन इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ योर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। बड़ा आसान है। डेसिमल एडजस्ट इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, डीए एडजस्ट करता है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है? एडजस्ट करता है किसके कंटेंट को? एक्यूमुलेटर के। अरे जब एक्यूमुलेटर लिखा हुआ है तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ही एडजस्ट करेगा। फिर अगला क्या लिखा है? दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज इफ वी परफॉर्म VCD ऑपरेशंस और BCD एडिशन।
एक कब यूज होता है? जब आप BCD एडिशन करते हो, BCD ऑपरेशन करते हो। अगला, द कैरी बिट इज सेट इफ द रिजल्टिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस। आपकी जो रिजल्ट है अगर वो इससे बड़ा आ गया तो कैरी फ्लैग आपकी सेट हो जाएगी, अदरवाइज कैरी फ्लैग क्लियर्ड रहेगी। क्लियर्ड का मतलब है कैरी फ्लैग 0 रहेगी। अदरवाइज कैरी फ्लैग इज क्लियर्ड, दैट मीन्स इट इज 0। वेरी गुड। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है? DAA इज द सिंटैक्स, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। सिंटैक्स मतलब इसका ऑपकोड और ऑपरांड। तो DA इज अ ऑपकोड एंड A सिंपल ऑपरांड है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? तो दिस इज द सिंपल DAA, दिस इज द सिंपल सिंटैक्स। तो मेरे हिसाब से बच्चे अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे हमारे जितने भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन थे। हमने अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और DAA, ये सभी हमारे जो इंस्ट्रक्शन है, सभी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिए हैं। इनके सिंटैक्स पढ़ लिए हैं, ये किस तरह से यूज होंगे, किस तरह से इन्हें लिखने का तरीका होगा, सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना अच्छे? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, हो सकता हो एक बार में आपको चीज समझ में ना आए, कोई बात नहीं, एक बार फिर पढ़ लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है क्या बच्चे? चलिए अब हम अगली क्लास में जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या? लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब हमारे अगली कैटेगरी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को हम नए क्लास, नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अभी आप इस क्लास को यहां तक पढ़ लें, नए क्लास को, नए वीडियो को लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के साथ देखते हैं। चलें, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के साथ।